नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर बिहार से आ रही है, जहां पर चुनावी बिगुल बज चुका है और इसी बीच आरजेडी और कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। और आपको बता दें कि सीट शेयरिंग को लेकर के महागठबंधन में जबरदस्त फूट पड़ गई है। आरजेडी का दावा 160 सीट पर है, लेकिन कांग्रेस ने कहा कि ये बिल्कुल संभव नहीं। जी हाँ दोस्तों, सीट शेयरिंग को लेकर यहाँ पर महागठबंधन में जबरदस्त दरार देखने को मिल रही है, फूट पड़ चुकी है और बड़ा झटका आरजेडी और कांग्रेस को बिहार में लग सकता है। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा मध्य प्रदेश के उपचुनाव का, जहां पर आपको बताएंगे कि मध्य प्रदेश में 5000 से ज्यादा कांग्रेस कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में शामिल। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि 15 महीने की सरकार में थे 2 मुख्यमंत्री। जी हाँ दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि बिहार के विधानसभा चुनाव में भाजपा बम्पर वोटों से जीतेगी, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिख दीजिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। सीट शेयरिंग को ले महागठबंधन दो फाड़, आरजेडी का 160 पर दावा, कांग्रेस बोली संभव नहीं। जी हां दोस्तों, बिहार में विधानसभा चुनाव के नजदीक आने के साथ दोनों गठबंधनों में सीट शेयरिंग का मुद्दा गर्म होता जा रहा है। महागठबंधन की बात करें तो जीतन राम मांझी के जाने के बाद अब राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस व राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के बीच सीटों को लेकर सियासत तेज है। आरजेडी ने अकेले 160 सीटों पर दावा किया है, तो कांग्रेस ने इससे मानने से इनकार कर दिया है। आरजेडी का 169 सीटों पर दावा। आरजेडी नेता विजय प्रकाश ने कहा है कि उनकी पार्टी के पास अभी 80 विधायक हैं। आरजेडी महागठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी भी है, ऐसे में वह 160 सीटों पर तो चुनाव लड़ेगी ही। कांग्रेस व आरएलएसपी असहमत। दूसरी ओर कांग्रेस ने इस दावे को खारिज कर दिया है। बिहार में कांग्रेस विधायक दल के नेता सदानंद सिंह ने कहा कि आरजेडी के दावे का फिलहाल कोई मतलब नहीं है। कांग्रेस ने अपनी प्रस्तावित सीटों का आंकड़ा पार्टी आलाकमान को भेज दिया है। इस पर आलाकमान का फैसला ही अंतिम होगा। 1 सप्ताह के अंदर सब कुछ तय हो जाएगा। उन्होंने कहा कि सीटों के मुद्दे पर स्थानीय स्तर पर बात करने का मतलब ही नहीं है। आरजेडी के 160 सीटों के दावे से महागठबंधन का घटक दल आरएलएसपी भी सहमत नहीं है। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता अभिषेक झा ने कहा कि सीट शेयरिंग का मसला महागठबंधन की बैठक में हल होगा। इसके पहले बयानबाजी या दावेदारी का कोई अर्थ नहीं है। बहरहाल जीतन राम मांझी के महागठबंधन से जाने के बाद भी सीट शेयरिंग का मुद्दा हल नहीं हो सका है। इस पर जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता राजीव रंजन ने तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि तेजस्वी यादव के अहंकार के कारण सहयोगी नाराज हैं। अगर आरजेडी 160 सीटों पर चुनाव लड़ेगी तो सहयोगियों के हाथ में क्या आएगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार विधानसभा चुनाव, भाजपा ने राजग के 3/4 सीटें जीतने का लक्ष्य निर्धारित किया। जी हां दोस्तों, बिहार चुनाव को लेकर अलग अलग राजनीतिक पार्टियों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। चुनावों में जीत के लिए सबने योजनाओं पर काम भी शुरू कर दिया है। बिहार भाजपा ने राज्य में अक्टूबर नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव में राजग के 3/4 सीटें जीतने का शनिवार को लक्ष्य निर्धारित किया। भाजपा प्रदेश पार्टी प्रमुख संजय जायसवाल ने राज्य में पंचायत स्तर तक के 76 लाख पार्टी कार्यकर्ताओं से गठबंधन को इस आंकड़े तक पहुंचाना सुनिश्चित करने की अपील की। इस दौरान वहां पर भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव भूपेंद्र यादव एवं अन्य भी उपस्थित थे। जायसवाल ने शनिवार को शुरू हुई राज्य कार्यकारिणी की 2 दिवसीय बैठक को संबोधित करते हुए कहा, हमने बिहार में राजग के लिए 3/4 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। हम सुनिश्चित करेंगे कि गठबंधन इस उपलब्धि को हासिल करे। बिहार में एनडीए के घटक दलों में भाजपा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, नीप, जेडीयू, रामविलास पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी शामिल है। बिहार विधानसभा में 243 सीटें हैं। राज्य में कोविड-19 महामारी के मद्देनजर बैठक के आयोजन में एहतियात बरती गई। भूपेंद्र यादव, जायसवाल और राज्य के मंत्री नंद किशोर यादव तथा प्रेम कुमार सहित कुछ नेता ही राज्य मुख्यालय में मंच पर बैठे। इस दौरान महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री एवं पार्टी के बिहार चुनाव प्रभारी देवेंद्र फडणवीस उनसे डिजिटल माध्यम से जुड़े। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा रविवार को समापन भाषण देंगे। जायसवाल ने बाढ़ पीड़ितों और कोरोना वायरस पीड़ितों, खास तौर पर महामारी के दौरान देश के विभिन्न हिस्सों से लौटकर आए प्रवासी श्रमिकों के लिए केंद्र एवं राज्य सरकार के साथ मिलकर काम करने की सराहना की। उन्होंने जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधानों को रद्द किए जाने, उच्चतम न्यायालय के एक फैसले से अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त होने, 3 तलाक की प्रथा खत्म करने के लिए कानून बनाने जैसे केंद्र सरकार के कुछ बड़े फैसलों का जिक्र किया। बिहार में अक्टूबर नवंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं और चुनाव आयोग ने संकेत दिए हैं कि वह समय पर चुनाव कराने की दिशा में आगे बढ़ेगा। उसने चुनाव कराए जाने से राज्य में महामारी के और तेजी से फैलने संबंधी विपक्षी दलों और राजग के सहयोगी दल लोजपा द्वारा जताई गई चिंताओं बावजूद यह निर्णय किया है। बिहार पहला राज्य होगा जहां देश में महामारी के दौरान विधानसभा चुनाव कराए जा रहे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मध्य प्रदेश में 5000 से ज्यादा कांग्रेस कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल। ज्योतिरादित्य बोले 15 महीने की सरकार में थे 2 सीएम।
जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश के ग्वालियर विधानसभा क्षेत्र के 5000 से अधिक कांग्रेस कार्यकर्ता शनिवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और वरिष्ठ नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया समेत अन्य वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला और कहा कि राज्य में 15 माह के शासन के दौरान उसने जनता के हित में कदम नहीं उठाए, भ्रष्टाचार किया गया। उस समय मुख्यमंत्री भी दो हुआ करते थे, एक आगे और दूसरे पर्दे के पीछे। उन्होंने कमलनाथ और दिग्विजय सिंह का नाम लेते हुए कहा कि पूर्ववर्ती सरकार में जनता की सेवा की बजाय निहित स्वार्थों को प्राथमिकता दी गई। सिंधिया ने कहा कि उन्होंने और उनके परिवार ने सदैव जनता के हितों की बात की है। जनता की प्रतिष्ठा पर आंच आने पर भी परिवार ने सदैव आगे आकर विरोध किया है। उन्होंने कहा कि ऐसा ही उनकी दादी राजमाता विजया राजे सिंधिया ने तत्कालीन मुख्यमंत्री डीपी मिश्रा के समय किया था। उनके पिता माधवराव सिंधिया ने विकास कांग्रेस के नाम से नया दल बनाया था। वे भी जनता के हितों पर आंच आने पर झंडा और डंडा उठाकर सड़क पर उतरने तैयार रहते थे। सिंधिया ने मुख्यमंत्री चौहान के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि उन्होंने कुर्सी संभालते ही सभी से कार्यों के बारे में पूछकर कार्य किए। इसके अलावा ग्वालियर चंबल अंचल की चंबल प्रोग्रेस वे परियोजनाओं पर भी तेजी से कार्य किया जा रहा है। 7,500 करोड़ रुपए की इस योजना से इस संपूर्ण अंचल का विकास होगा। आगामी समय में राज्य में 27 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। इसमें से अधिकांश सीट ग्वालियर चंबल अंचल की है। ग्वालियर विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव होना है। इस सीट से वर्ष 2018 के विधानसभा चुनाव में प्रद्युम्न सिंह तोमर कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीते थे। इसी वर्ष मार्च के राजनीतिक घटनाक्रमों के चलते उन्होंने विधायक पद से त्यागपत्र दे दिया और भाजपा में शामिल हो गए। माना जा रहा है कि अब वे ग्वालियर विधानसभा उपचुनाव में भाजपा के टिकट पर उम्मीदवार होंगे। विधानसभा उपचुनाव के लिए कार्यक्रम जारी नहीं हुआ है, लेकिन भाजपा की तैयारियां तेजी से चल रही हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता शनिवार, रविवार और सोमवार को यहां विभिन्न आयोजनों में ग्वालियर चंबल अंचल के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों के हजारों कार्यकर्ता भाजपा में शामिल होंगे। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। ग्वालियर में बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन, 2 टाइगर के साथ प्रभात झा आएंगे नजर। जी हां दोस्तों, प्रदेश में 27 सीटों पर होने वाले उपचुनाव की तारीखों का भले ही अभी ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन बीजेपी के सभी नेता पूरे दमखम से तैयारियों में जुट गए हैं। इसी सिलसिले में कांग्रेस छोड़ने के बाद पहली बार ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने गृह नगर ग्वालियर आ रहे हैं। खास बात यह है कि इस बार ग्वालियर में बीजेपी के सभी कदावर नेता भी मौजूद रहेंगे, जिनमें केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के साथ साथ उनके कट्टर विरोधी प्रभात झा भी शामिल रहेंगे। ग्वालियर चंबल ज्योतिरादित्य सिंधिया का गढ़ है। कांग्रेस छोड़ने वाले उनके ज्यादातर समर्थक इसी क्षेत्र से आते हैं। सिंधिया के इस दौरे की खासियत यह भी है कि कभी उनके कट्टर विरोधी रहे बीजेपी के उपाध्यक्ष प्रभात भी उनके साथ इस बार ग्वालियर में होंगे। सिंधिया के ग्वालियर दौरे दौरान मंच पर बीजेपी के तमाम दिग्गज नेताओं के एक साथ होने को एक तरीके से पार्टी का शक्ति प्रदर्शन के रूप में देखा जा रहा है। वहीं पार्टी बीजेपी में एकजुटता का संदेश भी देने जा रही है। वहीं इस दौरान सिंधिया और प्रभात झा का मिलन देखना बेहद रोचक होगा। हालांकि इससे पहले वे दोनों भोपाल में साथ नजर आ चुके हैं। प्रभात झा बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। उपचुनाव तक पार्टी ने प्रभात झा को ग्वालियर में ही रहने का निर्देश दिया है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। केंद्रीय मंत्री पीयूष ने राहुल को राफेल मुद्दे पर अगला लोकसभा चुनाव लड़ने की दी चुनौती। जी हां दोस्तों, राफेल के मुद्दे पर महीनों तक सरकार को घेरने की कोशिश करते रहे कांग्रेस नेता राहुल गांधी को केंद्रीय रेल व वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने इसी मुद्दे पर अगला लोकसभा चुनाव लड़ने की चुनौती दे दी है। कोई खुद का सर्वनाश करने पर तुला हो तो हम क्या करें, पीयूष। उन्होंने कांग्रेस के अन्य नेताओं की बात का खुलासा करते हुए कहा कि उन लोगों का ही मानना है कि पिता के पापों को धोने के लिए राफेल पर राहुल की जिद ने पार्टी को नुकसान पहुंचाया है। कोई खुद का ही सर्वनाश करने पर तुला हो तो हम क्या कर सकते हैं। राहुल ने फिर से लगाया राफेल में भ्रष्टाचार का आरोप। दरअसल राफेल पर महीनों की चुप्पी के बाद शनिवार को राहुल गांधी ने फिर से इस डील में भ्रष्टाचार का आरोप उछाल दिया। एक मीडिया की खबर को टैग करते हुए उन्होंने ट्वीट किया, राफेल में भारतीय खजाने से पैसों की चोरी हुई। नीचे उन्होंने महात्मा गांधी को कोट किया, सत्य एक है, मार्ग कई। इस खबर में लिखा गया है कि रक्षा मंत्रालय ने सीएजी को राफेल के बारे में कोई जानकारी ही नहीं दी और इसीलिए रिपोर्ट अधर में लटकी है। राहुल पर दो तरफा हमला, सरकार और भाजपा ने दो तरफा हमला किया। दो वरिष्ठ मंत्री निर्मला सीतारमण और पीयूष गोयल की ओर से दो तरफा हमला हुआ और राहुल को ही कटघरे में खड़ा करने की कोशिश हुई। लोकसभा चुनाव से पहले बतौर रक्षा मंत्री राफेल को लेकर बिंदुवार जवाब दे चुकी केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमण ने परोक्ष रूप से राहुल और खबर दोनों को गलत ठहराया। निर्मला ने कहा, सीएजी रिपोर्ट संसद के अगले सत्र में आएगी, सच्चाई का पता चलेगा। उन्होंने कहा, सीएजी रिपोर्ट नंबर 20
डिफेंस ऑफसेट परफॉर्मेंस के विवरण हैं वह बजट सत्र में ही संसद में पेश किया जाना था, लेकिन कोविड के कारण सत्र समाप्ति के कारण ऐसा नहीं हो सका। अब अगले सत्र में यह पेश होगा और तभी रिपोर्ट का तथ्य सामने आएगा। उन्होंने आगे लिखा कि 2019 में एक राफेल आ गया था। साल दर साल ऑफसेट का खाका तैयार है जिसे कंपनी की ओर से पूरा किया जाना है। पीयूष ने राहुल गांधी पर किया सियासी हमला। पीयूष ने राजनीतिक हमला किया। दरअसल उन्होंने यह जताने की कोशिश की कि राहुल के इन आरोपों को कांग्रेस के अंदर भी तरजीह नहीं दी जा रही है। कांग्रेस नेता परेशान हैं और राहुल की राफेल रट केवल इसीलिए है कि बेफोर सौदेबाजी के कारण उनके पिता पर लगा दाग धुल सके। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। वेदर अलर्ट, अगले 24 घंटों में कई राज्यों में बहुत भारी बारिश की संभावना, यहां बाढ़ का खतरा। जी हां दोस्तों, देश में मानसून देरी से एक्टिव हुआ लेकिन अब इसका असर नजर आ रहा है। बीते सप्ताह कई राज्य बारिश से तरबतर रहे। मध्य प्रदेश में गत 24 घंटों में भीषण बारिश का कहर देखा गया। इंदौर में तो 40 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। इसके अलावा भी उत्तर और मध्य भारत के कई शहर बारिश से प्रभावित हुए हैं। मौसम के जानकारों का अनुमान है कि अब ये मौसम और खराब हो सकता है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने मुंबई, ठाणे, रायगढ़ और कोंकण के अन्य क्षेत्रों में भारी बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश पर दबाव बनने के चलते मध्य महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र और घाट के क्षेत्रों में अगले 48 घंटों में भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना जताई है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 1-2 दिनों में बंगाल की खाड़ी में नए मानसूनी सिस्टम बन सकते हैं। इससे अगस्त में सामान्य से अधिक बारिश हो सकती है। जून जुलाई में सिस्टम न बन पाने की वजह से देश के ज्यादातर हिस्सों में बारिश की कमी दर्ज की गई थी। भारतीय मौसम विभाग और स्काईमेट वेदर का कहना है कि अगले 24 घंटों में कुछ राज्यों में भारी बारिश हो सकती है। जानिए देश में कहां कैसा मौसम रहेगा। यहां मंडराया बाढ़ का खतरा। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और बंगाल के दक्षिणी हिस्सों में भारी बारिश होने के अनुमान जताया है। विभाग ने मध्य प्रदेश के 6 जिलों होशंगाबाद, जबलपुर, बैतूल, नरसिंहपुर, सिवनी और हरदा जिलों को रेड अलर्ट जारी किया है। बता दें कि इससे पहले 21 अगस्त को केंद्रीय जल आयोग ने अगले 24 घंटों में देश के कुछ हिस्सों के लिए बाढ़ को लेकर पूर्वानुमान जारी किया था। अगले 24 घंटों का अनुमान, अगले 24 घंटों के दौरान उत्तर भारत, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होने की संभावना है। अगले 24 घंटों के दौरान ओडिशा, गंगेय पश्चिम बंगाल, झारखंड, उत्तरी तेलंगाना और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश संभव है। अगले 24 घंटों के दौरान हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब के कुछ हिस्सों, बिहार, उत्तर प्रदेश, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर भारत में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। अगले 24 घंटों के दौरान पूर्वी राजस्थान, कोंकण, गोवा, तटीय कर्नाटक और गुजरात के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बौछारें दर्ज की जा सकती हैं। एक दो स्थानों पर भारी वर्षा का भी अनुमान है। अगले 24 घंटों के दौरान ओडिशा, गंगेय पश्चिम बंगाल, झारखंड, उत्तरी तेलंगाना और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश संभव है। अगले 24 घंटों के दौरान पंजाब के कुछ हिस्सों, हरियाणा, केरल, तेलंगाना, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अवैध कब्जा हटाओ इमरान सरकार, पीओके में उतार फेंका पाकिस्तान का झंडा। जी हां दोस्तों, कश्मीर के एक हिस्से पर अवैध कब्जा जमाए बैठे पाकिस्तान को पीओके के नागरिक खुलकर चुनौती दे रहे हैं। ददियाल इलाके से पाकिस्तानी झंडों को हटाए जाने की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे एक एक्टिविस्ट ने खुद पाकिस्तान का झंडा उतार दिया। हालांकि इसके बाद पाकिस्तानी सुरक्षा कर्मियों ने उनके साथ बदसलूकी की और लगातार धमकियां दे रहे हैं। सामाजिक कार्यकर्ता और पत्रकार तनवरी अहमद कई दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे थे और उन्होंने पीओके अथॉरिटीज से मांग की थी कि इलाके से सभी पाकिस्तानी झंडों और चिन्हों को हटा लिया जाए। न्यूज एजेंसी एएनआई की ओर से जारी वीडियो में दिख रहा है कि तनवीर रिहायशी इलाके में लगे झंडे को पोल पर चढ़कर उतार देते हैं। इसके बाद पाकिस्तानी सुरक्षा कर्मी उन्हें घसीटकर वहां से ले जाते हैं। इसके बाद से तनवरी को लगातार धमकियां मिल रही हैं। उन्होंने कहा है कि सुरक्षा एजेंसियों के लोग उनका पीछा कर रहे हैं। 20 अगस्त को तनवीर ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में लिखा, ददियाल प्रशासन ने विदेशी चिन्हों को हटाने के लिए 48 घंटे मांगे थे, लेकिन पाकिस्तानी एजेंसियों को बाईपास करने की उनमें ताकत नहीं है। सूत्रों के मुताबिक तनवीर अहमद को जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। पीओके के लोग पाकिस्तान के अवैध कब्जे का जमकर विरोध कर रहे हैं। हालांकि इसकी वजह से उन्हें पाकिस्तानी सुरक्षा कर्मियों के जुल्मों का सामना करना पड़ता है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ।
चीन को झटका, रेलवे ने 44 वंदे भारत ट्रेनों के निर्माण की निविदा रद्द की। जी हां दोस्तों, भारत ने 44 सेमी हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेनों के निर्माण की निविदा को रद्द कर दिया है। रेल मंत्रालय ने शुक्रवार रात को यह जानकारी दी। रेल मंत्रालय ने कहा कि वह हफ्ते के अंदर नई निविदा जारी करेगा और केंद्र के मेक इन इंडिया कार्यक्रम को तरजीह दी जाएगी। भारत सरकार की ओर से निविदा रद्द किए जाने का कदम चीन के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि 44 हाई स्पीड ट्रेन की आपूर्ति के लिए 6 दावेदारों में चीनी संयुक्त उद्यम CRRC पायनियर इलेक्ट्रिक प्राइवेट लिमिटेड अकेली विदेशी बोलीदाता के रूप में उभरी थी। रेल मंत्रालय ने एक ट्वीट में कहा 44 सेमी हाई स्पीड ट्रेनों के निर्माण की निविदा रद्द कर दी गई है। संशोधित सार्वजनिक खरीद आदेश के अंतर्गत एक सप्ताह के भीतर ताज़ा निविदा आमंत्रित की जाएगी। CRRC पायनियर इलेक्ट्रिक प्राइवेट लिमिटेड, चीन की CRRC योगी इलेक्ट्रिक लिमिटेड और गुरुग्राम में कंपनी पायनियर FIL मेड प्राइवेट लिमिटेड का संयुक्त उद्यम है। इसकी स्थापना 2015 में हुई थी। समाचार एजेंसी PTI ने अज्ञात सूत्रों के हवाले से कहा, रेलवे यह सुनिश्चित करना चाहता है कि यह टेंडर किसी घरेलू कंपनी को मिले और जैसे ही पता चला कि चीनी संयुक्त उद्यम इस परियोजना में सबसे आगे था, इस टेंडर को रद्द कर दिया गया। भारतीय रेलवे की चेन्नई स्थित इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ने 10 जुलाई को टेंडर जारी किया था। रेल मंत्रालय के मुताबिक चीन के संयुक्त उद्यम के अलावा अन्य 5 बोलीदाताओं में भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भारत इंडस्ट्रीज, इलेक्ट्रोवेव्स इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड, मेधा सेर्वो ड्राइव्स प्राइवेट लिमिटेड और पावर नेटेक्स इक्विपमेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड शामिल थे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। चुनावी गाइडलाइंस जारी होते ही इलेक्शन मोड में बीजेपी 30 अगस्त को बिहार का दौरा करेंगी JP नड्डा। जी हां दोस्तों, कोरोना संकट के बीच बिहार में विधानसभा चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग ने गाइडलाइंस जारी कर दी है। माना जा रहा है कि अगले महीने सितंबर के 20 तारीख तक चुनाव के तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा। ऐसे में अब सभी राजनीतिक दल धीरे धीरे सक्रिय होती हुई नजर आ रही है। बीजेपी तो गाइडलाइंस जारी होते ही इलेक्शन मोड में आ चुकी है। राज्य में आज से शुरू हो रही है कार्य समिति की बैठक। शनिवार से बीजेपी की राज्य कार्य समिति की बैठक शुरू हो रही है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो रही बैठक के उद्घाटन सत्र को बिहार चुनाव प्रभारी देवेंद्र फडणवीस करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने बैठक की जानकारी देते हुए कहा कि कार्य समिति के सभी सदस्य, जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी, सांसद, पूर्व विधायक, पूर्व विधान पार्षद समेत सभी विधानसभा प्रभारी और मोर्चा प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक वर्चुअल मीडियम से इस बैठक में जुड़ने वाले हैं। 30 अगस्त को बिहार दौरे पर जाएंगे JP नड्डा। साथ ही इसके अलावा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा 30 अगस्त को बिहार दौरे पर जा रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष 30 अगस्त को पटना से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुनेंगे। JP नड्डा के इस दौरे का मकसद बीजेपी को बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अलर्ट करना है। माना जा रहा है कि JP नड्डा का यह कार्यक्रम इस तरह से तय किया गया है कि PM मोदी भी उसमें कुछ बिहार चुनाव को लेकर संदेश दे सकते हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सरकार ने बनाई देश से गरीबी खत्म करने की योजना। 50 लाख ग्रामीण युवाओं को स्किल इंडिया के तहत बनाया जाएगा हुनरमंद। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार गांव के अनस्किल्ड युवाओं को स्किल इंडिया की ट्रेनिंग देकर उन्हें हुनरमंद बनाने की तैयारी कर रही है, ताकि युवाओं को रोजगार पाने में आसानी हो। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के तहत यह प्लान तैयार हुआ है। वर्ष 2024 तक सभी पंजीकृत युवाओं को ट्रेनिंग मिलेगी। इस योजना से जहां विभिन्न सेक्टर लायक कुशल श्रमिक उपलब्ध हो सकेंगे, वहीं गरीबी को भी कम करने में सरकार को मदद मिलेगी। ग्रामीण विकास मंत्रालय की ओर से गाँव के युवाओं के हुनर का विकास कर उन्हें रोजगार से जुड़ने के लिए यह योजना संचालित की जा रही है। उच्च स्तरीय ट्रेनिंग के लिए खास मानकों का पालन होता है। सर्टिफाइड ट्रेनर इस योजना के तहत उपलब्ध कराए जाते हैं। पंजीकृत युवाओं को निःशुल्क ग्रामीण प्रशिक्षण यहां दिया जाता है। ग्रामीण विकास मंत्रालय की नेशनल यूनिट इस योजना के तहत नेशनल पॉलिसी मेकिंग, फंडिंग, टेक्निकल सपोर्ट की जिम्मेदारी देखती है। वहीं राज्य स्तर पर इस योजना का क्रियान्वयन स्टेट स्किल डेवलपमेंट मिशन या राज्य आजीविका मिशन के नेतृत्व में होता है। मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि इस योजना के तहत कुल 50 लाख ग्रामीण युवाओं को पंजीकृत कर उन्हें जरूरत के हिसाब से ट्रेंड करने की तैयारी है। ग्रामीण विकास मंत्रालय की ओर से तैयार विजन डॉक्यूमेंट के मुताबिक 2019-20 में 7 लाख युवाओं का पंजीकरण हुआ। वहीं 2020-21 में 9 लाख, 2021-22 में 12 लाख, 2022-23 में 12 लाख और 2023-24 में 10 लाख अनस्किल्ड ग्रामीण युवाओं का पंजीकरण कर उन्हें ट्रेंड करने का लक्ष्य तय किया गया है। मंत्रालय के अधिकारियों के मुताबिक ट्रेनिंग में रुचि रखने वाले युवाओं की पहचान कर उन्हें आगे बढ़ने के अवसर इस योजना में उपलब्ध कराए जाते हैं। अगर ट्रेनिंग के बाद कोई व्यक्ति रोजगार पाता है तो माना जाता है कि उसके परिवार
की गरीबी दूर हो गई। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार, अगस्त के अंत तक होगा बीजेपी जेडीयू में सीटों को लेकर फैसला। पटना में होगी नड्डा और नीतीश की बैठक। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव लेकर अभी तक तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन उससे पहले ही राजनीतिक दल अपने गठबंधन के मसलों को सुलझाने में जुट गए हैं। सत्तारूढ़ एनडीए गठबंधन में सीटों को लेकर अभी अंतिम मुहर नहीं लगी है और चर्चा जारी है। इसको लेकर गठबंधन की दो सबसे बड़ी पार्टियों जेडीयू और बीजेपी के बीच अंतिम दौर की बातचीत शुरू हो गई है। बिहार बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की 2 दिवसीय वर्चुअल बैठक आज से शुरू हो रही है। इसमें पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ ही नवनियुक्त बिहार चुनाव प्रभारी और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी शामिल होंगे। नड्डा के दौरे के वक्त दिया जा सकता है अंतिम रूप। फडणवीस पहली बार बिहार के मामलों को लेकर किसी बैठक हिस्सा होंगे। वहीं बिहार बीजेपी के प्रभारी भूपेंद्र यादव भी आज पटना आएंगे। खबर है कि 25 अगस्त को देवेंद्र फडणवीस पटना के दौरे पर आएंगे और 29 अगस्त को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आएंगे। नड्डा 30 अगस्त को पटना के किसी बूथ से प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम सुनेंगे। सूत्रों के अनुसार बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार के बीच सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप दिया जाएगा। हालांकि दोनों पार्टियों के बीच अब तक कई दौर की बातचीत हो चुकी है। बताया जा रहा है कि बिहार में राज्यपाल कोटे से खाली 12 एमएलसी के पद पर भी फाइनल मुहर लगाई जाएगी। अक्टूबर-नवंबर में होगा विधानसभा का कार्यकाल पूरा। बिहार में इस साल अक्टूबर-नवंबर में मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल पूरा हो रहा है। हालांकि कोरोना वायरस के कारण बने मौजूदा हालात में चुनाव तय समय पर होंगे या नहीं, इस पर अभी भी संशय है। लेकिन चुनाव आयोग की ओर से हाल ही में उपचुनावों के लिए जारी कोरोना आधारित दिशा निर्देशों से संकेत मिल रहे हैं कि आयोग तय समय पर ही बिहार चुनाव भी कराने का प्रयास करेगा। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।